माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो हमने पिछली कक्षा में आपके जो जेट की क्लास चल रही थी उसमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। अब देखते हैं, शायद अभी तक तो किसी का कोई मेरे को लग रहा है कोई एक्टिव है, परंतु मेरे को लग रहा है भाई क्लास तो नौजवान देख रहे हैं बहुत है। बहुत का मतलब ये नहीं कि भाई जैसे हम किसी कोचिंग में पढ़ाएं तो कोचिंग में लगभग अगर हम पढ़ना चाहें ना तो लगभग 50-60 विद्यार्थियों को निपुण ज्ञान दे सकते हैं, परंतु मेरे को लग रहा है भाई विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को परंतु वो डाउनलोड कर रहे हैं। वही कल वाली बात है, ठीक है। तो डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कमेंट उसका आंसर दिया करो। जेट और एक नौजवान की समस्या और भी थी, ठीक है। मैंने सुना कि सर कहने का मतलब उससे पूछा कि सर आप क्वालिफिकेशन, तो मैंने बताया कि एमएससी मेरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो कहा कि सर आप थोड़ी इंग्लिश कम आती है। तो मैंने कहा लल्लू आपको देखो मतलब किस समझने में ध्यान रखो आप। यदि मैं यहाँ पे इंग्लिश में फेंकूँ कोई दिक्कत नहीं आपको, हमें मतलब किस पे रखना है, समझ से रखना है। समझ रहे बात को इसमें कि सर आप हाँ इंग्लिश है जहाँ पर आवश्यकता होती है, भाई ये वर्ड आपका इंग्लिश में आ सकता है, मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, तो इसका भी ध्यान दिया करो। यदि मैं यहाँ पर दो लैंग्वेज का उपयोग करूँ तो टाइम तो वेस्ट होगा आपको। या तो अगर आपको इतना ही अगर शौक है इंग्लिश पढ़ने का तो इंग्लिश मीडियम का चूज करो ना आप। मैं पहले बोल रहा हूँ भाई हाँ ये है हिंदी मीडियम वालों के, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लासें हैं जो हिंदी मीडियम से हैं। यदि मैं ऐसे कहूँ हाँ इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर आप कवर कर सकते हो हिंदी मीडियम कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था कि कोटा का विद्यार्थी, ठीक है, वही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ले रहा है, इंग्लिश मीडियम का है परंतु हिंदी मीडियम ले रहा है। तो हम बिंदु पे आते हैं। तो देखो हमारा परमाणु द्रव्यमान, फिर क्या था आपका अणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, अणु द्रव्यमान, इसको समझना है ध्यान से। तो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, जैसे यहाँ पर एक तो आपका H2 का था कि इस तरह इससे अणु है, अणु का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कितना होगा, या मैं कह सकता हूँ इसको मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार मैंने उदाहरण दिया आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट काको3, और उसके बाद देखो यहाँ पर है काको3 के बाद में और ये N2 और यहाँ पे N2O3 का दिया था, एक आपका NaCl का दिया था, एक यहाँ पर इस NaCl का साइड मैंने कल 22 बता दीजिए आपको, होता है इसका 23 होता है क्योंकि इसका जो न्यूट्रॉन होता है उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पे। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सर हमें इनका क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। यदि आप देखो बार बार इन चीज़ों को देखते हैं तो ये सिंपल हो जाएगी आपके लिए बातें। अब मोलर द्रव्यमान के लिए देखो यहाँ पर फिर देखना ध्यान से कि इस अणु में सर कितने परमाणु हैं। इस अणु में परमाणु 2 हैं, परमाणु कितने आपके इसमें, परमाणु 3 हैं, एक H और यहाँ पे O, 3 परमाणु हैं, जबकि इसमें यहाँ पे तत्व कितने हैं, 2 तत्व कितने हैं, 2। यहाँ पे देखो इसमें एक परमाणु 2 और आपके इसमें कितने परमाणु बताओ इसमें। यदि मैं सूत्र की बात करूँ, वैसे मोल की बात नहीं करा मैं, यदि मोल में तो पता है कि सर कितना होता है 6 पॉइंट कितना होता है अवोगाद्रो, क्या होता है आपका अवोगाद्रो यहाँ पे, तो गाद्रो के बराबर होता है। परंतु हम समझ रहे हैं इस बात को कि इस फॉर्मूले के आधार पर तो सर 1, 2 और आपके कितने 4, तो सर क्या इसमें 4 तो इसमें परमाणु हैं और यहाँ पे तत्व कितने 1, 2, इसमें 3 तत्व हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए इस हाइड्रोजन का कितना होता है सर 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा अरे बताओ, यहाँ पे सर 18 आएगा इसका। इसी प्रकार देखो इस काको3 में क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में काको3 में सर इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 20, परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार होगा इसका, यानी इसका जो कितना होता है लगभग से आपके 40 होता है। इसका कितना कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48, तो यहाँ पे जोड़ोड़ कितना होता है 60 और 40 कितने होते हैं 100, तो कितना आएगा काको3 का कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे भी काम में आएगा क्योंकि आधार केमिस्ट्री का। आगे देखो उसके बाद में कि सर आपका नाइट्रोजन कितना है 14 होता है। मैं परमाणु क्रमांक की बात, परमाणु भार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना सर एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे कितना आएगा 14 कितने होते हैं बताओ इसमें 46, यहाँ पे आएगा इसका 46 होता है, ठीक है।
उसके बाद में नटू 3 की यहाँ पे, तो यहाँ पे नटू 3 में कितना आएगा सर, नटू का कितना होता है सर आपका 28, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना होता है बताओ 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसमें, लगभग हम बात करते हैं तो इसमें आएगा लगभग 22 जोड़ना है, तो इसमें देखो इसमें अगर 30 भी जोड़ते हैं 50 में कितने होते हैं 80, और 80 में कितने कम कर दो 4 कम कर दो कितने 76 आएगा। नेशियल में देखो यहाँ पे कितना होता है सर इसका 23, कल मैंने शायद 22 बोल दिया था, ठीक है, वैसे 23 होता है इसका, ठीक है। कभी कभार कुछ बातें याद होती है दिमाग में निकल जाती है, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस अगर सक्रिय होता है तो ही बातें, यदि हम मेरुरज्जु से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वही बातें रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी मेरुरज्जु इस पर से बोलता है 23, यहाँ पे कितना आएगा इसमें 35.5। अब 35.5 23 को जोड़ दो कितने होते हैं, तो सर आपका 5 आएगा, 8 आएगा, सुबह कितना आएगा, ये लो यहाँ पर 8 आएगा, कितना आएगा 6, यानी 68 के आसपास आएगा। और 35.5 और 23 को जोड़ दो कितने होते हैं, तो सर देखो यहाँ पे 8 और कितने आपके 5, 58 के आसपास होगा। इसी प्रकार एनिमल्स का देखना, नोच दो इसको, तो नोचने में कितना आएगा सर इसका 23 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक का कितना होता है देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 24 और 16 कितने होते हैं सर 24 और 16 कितने 40, ये लो, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये परमाणु द्रव्यमान है सिंपल आधार पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। परंतु अब 2 विधियां हैं परमाणु द्रव्यमान निकालने की, 2 विधियां हैं। तो हम पहली विधि को देखते हैं, ध्यान रखना, पहली विधि को देखते हैं कौन सी विधि है। अभी जब क्लास हमारी एंड होगी तो उस समय आपको मैं और भी क्वेश्चन दूंगा, परंतु देश के लालू ध्यान से समझना है कि समय के अनुसार चलना है, अन्यथा जिंदगी कहते हैं झंडू बन जाएगी, मालूम नहीं चलेगा कि कब जिंदगी झंडू बन जाती है। तो देखो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं, कितनी हैं, यदि मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर लिखता हूँ तो 2 विधियां हैं। विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा विधियां, तो पहली तो विधि पढ़ेंगे, एक तो आपकी विक्टर मेयर विधि, मैं केवल उसी का नाम लिखूंगा आज, ठीक है, विक्टर है, थोड़ा स्पष्ट लिखिए विक्टर, और यहाँ पे आएगा मेयर, विक्टर मेयर विधि। इस देखो विक्टर मेयर विधि में पहली बात तो कि सर ये विधि क्या होती है, थोड़ा बहुत तो इसको हम प्रयोग के आधार पर समझेंगे, क्योंकि समझ में आना चाहिए। वैसे मैं डायरेक्ट कहूँगा कि कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन तो आपको थोड़ा कम बैठेगा। इस विक्टर मेयर विधि के आधार पे कि हम क्या करते हैं, जो आपका अणु होता है उसका अणु का द्रव्यमान निकालते हैं। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सिद्धांत क्या होगा, सिद्धांत के बाद में इसकी विधि क्या है, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद में कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सिद्धांत, पहले हम इसकी डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विक्टर मेयर विधि में यहाँ पे क्या होता है, एक तापक जैकेट होगा, क्या होगा इस प्रकार एक तापक जैकेट, या हम कहते हैं इसका नाम हो जाएगा तापक है, और ये जैकेट होगा। इस तापक जैकेट में यहाँ पे क्या होगा आपका बर्नर होगा, अरे क्या होगा बर्नर, ठीक है। उसके बाद में कि सर यहाँ पे इस जो भी है यहाँ पे द्रव्य की बाद में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें इसको निर्वात करने के लिए या इसकी जो वायु निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा निकास मार्ग होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, यहाँ पे कोर्क लगा होता है, क्या होता है यहाँ पे कोर्क है। अब इस कोर्क में से क्या होगा कि यहाँ पर एक नली लगी होती है, इस नली का नाम होता है विक्टर मेयर नली, क्या होता है इसका नाम विक्टर मेयर नली होता है। ये जो आपको नली दिख रही है कौन सी नली है, ऐसे मान लो आपकी विक्टर मेयर नली है, और यहाँ से इस प्रकार इसमें क्या होती है द्रोणिका, द्रोणिका में क्या होगा यहाँ पे इसमें जार लगा होता है, आसांकित जार, दिख रहा है सभी को। अगर सिंपल डायग्राम बनाते तो इस जार में क्या होता है आपका पानी होगा, ठीक है, या जो भी है, और यहाँ पे इसके क्या होगी इस प्रकार अंकन पाए जाते हैं। देखो सिंपल समझ रहे हैं, वैसे कम आपको नहीं पढ़ा रहे कि 11th क्लास पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम होगा आसांकित जार, आसांकित जार होगा। और उसके बाद में यहाँ पर इसका नाम होगा विक्टर मेयर नली, विक्टर मेयर नली। और उसके बाद में सर बर्नर हो गया। अब थोड़ा बहुत देखो ध्यान से, एक इसमें छोटी सी बोतल रखी जाती है, उस बोतल का नाम होता है, ध्यान रखना, हापमान बोतल, क्या होता है हापमान बोतल, इसका हमें ध्यान रखना है। विक्टर मेयर नली में जो छोटी बोतल काम लिया जाती है उसका नाम क्या होता है हापमान बोतल होता है, ठीक है। इसकी विशेषता भी देखें, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि सर यहाँ पे इस वेक्टर मेल विधि के अंदर, इस वेक्टर मेल विधि के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, केवल और केवल सर हम v का मान प्राप्त करेंगे, बस ये है। अब देखो कैसे, थोड़ी इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें एक द्रव्यत्व यहाँ पे भरा जाएगा, एक द्रव्यत्व यहाँ पे भरा जाएगा, क्योंकि अगर किसी को हम पानी में रखे गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है कि इसको जब नली को गर्म करेंगे तो इसमें जो यहाँ पे पदार्थ होगा वो भी क्या होगा, इसमें गर्म होगा। ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जल की बात करें। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो आपका ये जो हापमान बोतल दिख रहे हैं, इस हापमान बोतल के अंदर जिस तत्व का या जिसका हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है, उस परमाणु द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सर ये हमारी हापमान बोतल है, क्या है, ये हमारी हापमान बोतल है, तो इसमें हापमान बोतल में उस द्रव्य को भरते हैं। कौन से द्रव्य को, जिस द्रव्य का हमें क्या निकालना है, अणु द्रव्यमान या मूल द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में सिस्टम क्या होगा कि सर यहाँ पे आसांकी जार होता है, यहाँ पे पानी होता है जिसमें आपके बुलबुले बाहर निकलते हैं। अब देखो क्रियाविधि क्या होगी, सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर मेल नली है, यहाँ पे अब इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पे क्या होगा कि नली भी गर्म होगी, और नली गर्म होगी तो इसके अंदर जो वाष्प होगी वो वाष्प यहाँ पे इस वाले पार्ट से जाएगी, ठीक है। इस वाले पार्ट से जाने के बाद यहाँ पे क्या इसे कोर लगी हुई है, कोर का मतलब इसको लगभग विशेष प्रकार की, जैसे आपका दवाइयों के ढक्कन आते हैं इसमें कोर की बात करें, इस प्रकार से बंद किया जाएगा। बंद करने के बाद में क्या होगा कि सर यहाँ से इसकी वाष्प इस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब देखो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है तो उससे पहले हम ये जार नहीं लगाते हैं, इस जार को मान लीजिए यहाँ से हटा दिया। अब इसमें क्या होगा, बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकल जाएगी। अब जब फिर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में जब यहाँ से कोई बुलबुले बाहर नहीं निकलते तो हम समझ जाते हैं कि अब इसमें से पूर्ण रूप से इस वेक्टर मेल नली में से गैस बाहर निकल चुकी है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर वो वापस हम कौन सा जार लगाते हैं बताओ, ये आसांकित जार लगा दिया हमने यहाँ पे। आसांकित का मतलब यहाँ पे अंकन इस पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हापमान बोतल है, इस हापमान बोतल में उस द्रव्य को लेते हैं जिसका हमें क्या निकालना है, मूल द्रव्यमान निकालना है। तो सर हम इस हापमान बोतल में द्रव्य को ले लिया और इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कोरक से बंद कर दिया। इससे इसको यहाँ से कोरक से बंद कर दिया। कोरक से बंद करने के बाद में यहाँ पे इस वेक्टर मेल नली को थोड़ा बहुत यहाँ से खोलते हैं, और खोलने के बाद में क्या करते हैं, या तो क्या करते हैं, देखो इसमें पहले से यहाँ से क्या डालते हैं, रुई डालते हैं। क्या करते हैं, रुई डालते हैं। इस रुई से क्या होगा कि यदि हम यहाँ से जब ऊपर से इस हापमान बोतल को गिराएंगे तो हापमान बोतल को गिराने पे यह हापमान बोतल इसकी दीवार से टच होकर टूटेगी नहीं, ठीक है। तो अब जब हापमान बोतल को यहाँ से गिराएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी बताओ, हमारी हापमान बोतल क्या जाएगी बताओ, हापमान बोतल कौन सी विधि के अंदर, वेक्टर मेल में, और इसमें आपका द्रव्य जाएगा, और फिर यहाँ से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब बंद करने के बाद में फिर क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पे क्या होगा कि यहाँ से जब ये भी अंदर से गर्म होगा तो गर्म होने के बाद में देखो यहाँ पर ये जो हापमान बोतल पे जो कोर्क लगा हुआ था, ये जो इस हापमान बोतल पे कोर्क लगा हुआ था, ये ऊष्मा पाके अगर मान लीजिए वाष्प बनेगी तो वाष्प बने पे ये कोर्क यहाँ से खुल जाएगा। यानी कोर्क यहाँ से खुलने के बाद में इसकी क्या होगी, वाष्प ऊपर जाएगी। इस प्रकार वाष्प ऊपर जाएगी और जाने के बाद में कहाँ पर, इससे होते हुए आपकी कहाँ पर जाएगी, इस नली के अंदर चली जाएगी यहाँ पर, और इस नली में यहाँ पर इस विशेष प्रकार का आयतन प्राप्त होगा। उसका में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे उसका आयतन प्राप्त होगा। समझे कुछ यहाँ पर। जब इस हापमान बोतल या हम इसको फिर और गर्म करते हैं तो गर्म करने पे हापमान बोतल गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में इसमें जो द्रव्य होगा वो द्रव्य की वाष्प यहाँ पे इस पर दबाव डालेगी, कोर खुलेगा, और कोर खुलने के बाद में यहाँ से क्या होगा सर, आपका यहाँ से इसकी वाष्प इसमें जाएगी और यहाँ पे इस वाले पात्र में इकट्ठी हो जाएगी, और इसको हम नोट कर लेंगे भाई कितनी आती है, कितना ml है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। ये तो इसका सिंपल प्रयोग है। अब देखो सर इसमें सावधानी, पहली बात तो इसका नियम है कि ये विधि ध्यान रखना वाष्पशील के लिए काम में लेते हैं। किसके काम में लेते हैं, वाष्पशील पदार्थों का मूल द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विधि काम में लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात देखो यहाँ पर कि सर एक द्रव्य तो हमने ये लिया था जिसका हमें निकालना है, और एक द्रव्य ये, तो इन दोनों के क्वथनांक में 30 डिग्री का अंतर। क्वथनांक मतलब उबलना। सर ये तो कितने पे, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है,
हापमान बोतल में रखा हुआ द्रव्य यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है तो सर ये 70 डिग्री पे उबलना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों में 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए तो ही आपकी विक्टरमेयर वहाँ पे काम करेगी। दो मुख्य बात कौन कौन सी, एक तो सर वाष्पशील यौगिक होंगे तो वहाँ पे विक्टरमेयर विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, अनुभार निकालते हैं। एक इसमें था कि सिद्धांत क्या होगा, इसमें जो आपका जो ताप जैकेट होता है उसमें द्रव्य और लगभग जो हापमान बोतल में जिस द्रव्य का निकाल रहे हैं द्रव्यमान, उन दोनों के क्वथनांक में 30 डिग्री का अंतर होना चाहिए तो वहाँ पर आपकी विधि काम में आएगी। ठीक है, और कोई दिक्कत याद किसी को इसमें। अब देखो आगे, अब थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बात समझा दी मैंने आपको, सिद्धांत समझा दिया और आपको सिंपल प्रकार की विधि समझा दी। अब आते हैं हम फॉर्मूले पे आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ध्यान से इधर। पहले देखो हम इसको देखना है, इस हापमान बोतल को देखना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये जो हमारे पास हापमान बोतल थी, इस हापमान बोतल का जैसे मान लीजिए कि पहले द्रव्यमान कितना था सर, पहले द्रव्यमान कितना था W1, जब खाली थी उस समय उसका द्रव्यमान कितना W1 था। बाद में जब इसमें हमने द्रव्य डाला कितना आ गया W2, कितना आ गया W2 आ गया। समझ रहे बात को इसमें, तो हमारे पास इससे क्या होगा, इससे हमारे पास इस द्रव्य का भार आ जाएगा। भाई ये कितने 5 किलो या 0.5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, कितने किलोग्राम है, तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ, W बराबर V2 माइनस क्या हो जाएगा आपका V1। समझे बात को इसमें, ये क्या है बताओ, यहाँ पे इसका नाम लिखूंगा इसमें द्रव्य का भार। अब कौन सा द्रव्य है जिसका हमें क्या निकालना है, अनुभार निकालना, जिसका हमें क्या निकालना है, अनुभार निकालना। चलो कोई दिक्कत, W निकाल लिया। अभी कितना आना चाहिए, ये लगभग हम मानते हैं कि एक लगभग 0.1 से कितना होता है, लगभग 0.02 के आसपास होता है, या ऐसे कहते हैं ये लगभग इसके बीच में, ग्राम के बीच में आना चाहिए, इस ग्राम के बीच में होना चाहिए। हापमान बोतल में जो द्रव्य ले रहे हैं उस द्रव्य का भार कितना होना चाहिए, 0.1 ग्राम से कितना होना चाहिए, 0.2 ग्राम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आओ दूसरी बात देखो यहाँ पर कि सर जो विक्टरमेयर विधि से अनुभार निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें आएगा अनुभार, थोड़ा बहुत ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, अनुभार बराबर होगा भाई जिस तत्व का हम अनुभार निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा वाष्प घनत्व, अरे क्या आएगा 2 इंटू वाष्प घनत्व। अनुभार या मैं कह सकता हूं जिसका हम निकाल रहे हैं मोलर द्रव्यमान, दोनों का मतलब कैसे निकालेंगे, यदि सर हमारे पास वाष्प घनत्व है तो हम मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं, अनुभार निकाल सकते हैं, परंतु सर ये वाष्प घनत्व कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पर इसमें आएगा वाष्प घनत्व, मैं ध्यान रखना सूत्र का उल्टा निर्माण कर रहा हूँ, उल्टा विधि कौन सी, यहाँ पे मैं विधि चला रहा हूँ, यहाँ पे आपकी आगमन विधि चला रहा हूँ, उस विधि से आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट वैसे नीचे से उठेंगे। ठीक है, तो वाष्प घनत्व बराबर होता है, ध्यान रखना, निश्चित आयतन, इसको समझाऊंगा ठीक है, अभी निश्चित आयतन पर द्रव्य का भार, द्रव्य का भार। इसका मतलब क्या हुआ रे, यहाँ पे आएगा सर आपका W2 माइनस W1, ये जो मैं बात पहले बोल चुका आप। ठीक है, आ गया वो नीचे यहाँ पर NTP नेचुरल, या हम STP भी कह सकते हैं इसको, नेचुरल जो आपका तापमान और यहाँ पे दाब है पर VML, या मैं कह सकता हूँ XML, क्या मानते हैं इसको, XML पर हाइड्रोजन का भार क्या आएगा, हाइड्रोजन का भार। चलो सही है आपकी बात, इन दोनों सूत्र को समझना है। हमें वाष्प घनत्व यदि हमारे पास आ जाता है तो हम निकाल सकते हैं, 2 से गुणा कर दें क्या आ जाएगा। अब सर निश्चित आयतन, निश्चित आयतन कौन सा होगा वो भी देख लेंगे। निश्चित आयतन पे द्रव्य का भार सर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सर, W2 यानी इस हापमान बोतल के पूरे का भार कितना है और खाली बोतल का भार कितना है, तो हमारे पास किसका माना जाएगा, W2 माइनस W1 का माना जाएगा। ठीक है,
अब इसको देखना है, यदि NTP पर x ml, इस x ml का मतलब है V ml, क्या है V ml पे हाइड्रोजन का भार, V ml पर हाइड्रोजन का भार, इसका मतलब ये हुआ सर हमारे पास क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। इस x ml को बोल सकता हूँ यहाँ पे x ml को V1 बोल सकता हूँ। ये से बोल रहा है यदि इस पदार्थ जो हमने पदार्थ का क्या निकाले अनुभार निकाल रहे हैं, यदि उस पदार्थ का अनुभार 1 ml है, कितना है 1 ml, तो क्या होगा उस समय हाइड्रोजन का भार कितना होगा 0.0009 ग्राम। ये ध्यान रखना कितना होगा। फिर देखो समझो, यदि हमने क्या किया सर, यदि यहाँ से हमने सिस्टम को चलाने के बाद में यदि मान लीजिए हमें ये आयतन कितना प्राप्त होता है, ये जो V1, ये हम इसको V1 मानेंगे, यदि इस V1 का मान हमें कितना प्राप्त होता है 1, तो उस समय हाइड्रोजन का भार कितना लिया जाएगा 0.0009 ग्राम लिया जाएगा। बात समझे क्या। यदि ऐसे मान लीजिए सर इसका मान कितना आता 2 आता, तो मैं इसको 2 से गुणा करता। यदि इसका मान 3 आता तो मैं सर इसको 3 से गुणा करता। ठीक है, चलो सर आपकी बात सही। निश्चित आयतन, ये निश्चित आयतन क्या सर आपका वही VML है, V1 है, V1 है, बाहर हमारे पास आ गया। NTP तो केवल बोल रहा है भाई NTP का मानक ताप व दाब पे जो यहाँ पर कितना VML आएगा, जो यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो सर अब हमारी सामने समस्या कौन सी है सर, हमें इस V का मान प्राप्त करना है, V1 का हमें मान प्राप्त करना है। तो अब देखो, अब आते हैं हम गैसीय समीकरण पे आते हैं। तो यहाँ पे आएगा, हम जानते हैं P1 और एक हो जाएगा यहाँ पे T, और यहाँ पे देखिए P1 और V1 और यहाँ पे आएगा T1। बात को समझना है ध्यान से, भगना नहीं है। हर प्रयोग या आप कोई भी प्रयोग करते हैं उसकी 2 स्थिति होती है, एक तो नेचुरल मानक ताप व दाब पे, यानी STP नेचुरल की बात करता हूँ, और एक होती है कि आपने जब प्रयोग किया तो इसकी रिजल्ट क्या है। 2 स्थिति, एक तो सिंपल स्थिति जिसमें प्राकृतिक तापमान होगा, प्राकृतिक दाब होगा। एक स्थिति ये होगी जिसमें तापमान परिवर्तन हो सकता है, दाब परिवर्तन हो सकता है। 2 स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्थिति कौन सी है, ये तो सर हमारी कौन सी है NTP मानक ताप दाब पर, और ये कौन सी स्थिति रहेगी सर आपकी प्रयोग वाली स्थिति रहेगी। ये प्रयोगी है और ये मानक ताप दाब की स्थिति है। ठीक है, अब देखो इसमें कि प्रयोग की स्थिति में एक को देखना है, एक को देखना है कि सर यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो गया इसमें VML आपका निश्चित आयतन। ठीक है, ये इसमें मान आएगा, वहाँ पे V कहाँ, वो मान तो किसका रहेगा आपका V1 का रहेगा, और जो हमारे पास और ये जो मान आएगा यहाँ पर वो किसका आएगा V का मान आएगा, किसका आएगा V का मान आएगा। V का मान V1 का तो वहाँ से मिल जाएगा, हमें पास V का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, सर हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें इस V का मान निकालना है और बाकी सभी को हमें इधर भेजना है। तो देखो सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, देखो ध्यान से इधर, यदि सर मैं यहाँ पे रखता हूँ V, अब बताओ ये जब इसके गुणा में है, जैसे मान लो यहाँ पर बराबर क्या आएगा P1 और आपका V1। अब जब P1 और V1 तो आ गया, जब यहाँ पर इसके गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा P आएगा, यहाँ पे जाएगा आपका T1 आएगा, ऊपर किस में जाएगा सर आपके गुणा में आएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या अपना बताओ, इसमें P1 V1 और आपका T, और यहाँ पे बन जाएगा P और आपका T1 बन जाएगा। सर हमारे पास इस V का मान इस प्रकार आएगा। समझ गए बात को इसमें। अब देखना सर ये P क्या है, V1 क्या है, T क्या है, P क्या है और T1 क्या है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, शिक्षकों की ज़रूरत है, ऐसे पास कर रहे हैं जी, बहुत बड़ी बड़ी सरकार का काम है, इसमें क्या करें। ठीक है, और बिंदु पे आओ। ठीक है, देखो फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले सर हम विक्टर मेरी विधि को हमने सिंपल तरीके से समझा, उससे क्या प्राप्त होगा, केवल हमें V1, तो V1 तो सर ये आ गए हमारे पास, ये रहा। दूसरी बात कि सर हमारे पास क्या जाएगा, ये जो W का मान तो सर यहाँ पे निकालेंगे, निकालिए। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर 2 स्थिति बता रहे हैं, एक तो मानक ताप व दाब। तो मानक ताप दाब कितना होता है, देखो ध्यान से इधर, मानक इसमें इस P का मान कितना होगा, इस P का मान तो होता है 200 लगभग 760, कितना होता है 760 मिलीमीटर होता है।
ये मानक ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचुरल तापमान कितना होता है, 760 या 180 भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए टी, ये टी आपका 273 केल्विन, ये मानक स्थिति पे है। हमें वी ज्ञात करना है तो यहाँ पे वी परसेंट मात्रा में आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कितना है सर, अब देखते हैं सर आपका P1 कैसे आएगा, उसको भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर आपका V1, तो V1 तो सर हमारे पास वो आ गया था उधर, तो यहाँ पे लिखोगे इसमें जार का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे जार का आयतन। उसके बाद में सर आपका टी कैसे आएगा, देखो ध्यान से, टी आएगा आपका इसमें, T1 की बात करेंगे तो इसमें टोटल तापमान आएगा, नेचुरल तापमान तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये वाला T प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आएगा इसमें T डिग्री सेंटीग्रेड, इसको समझना है। जो मुख्य बात है यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सर इस पूरे प्रक्रिया से तो केवल हमें V1 का मान प्राप्त होगा। दूसरी बात ये बोल रहा है कि सर यहाँ पर हमारे पास क्या है, T1 कैसे होगा, देखो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, अब इसको मेरे को केल्विन में बदलना है, तो केल्विन बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 273 तो सर केल्विन प्लस आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो कितना आएगा, जैसे बताओ सर आपका 3 आएगा, उसके बाद में कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा 323 आएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार हम T1 का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में सर V आ गया। अब P कैसे निकालेंगे, देखो P का मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ पे प्रयोग किया तो प्रयोग करने पे यहाँ पे इसके दाब में परिवर्तन हो गया, दाब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दाब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नॉर्मल तापमान कितना बताऊं, 760 है, नॉर्मल तापमान 760 है, इससे कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। अब कौन सी स्थिति में अधिक होगा, कौन सी में कम होगा, तो देखो यहाँ पे इसी बात को थोड़ा मैं यहाँ पे समझें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य है, इस द्रव्य में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा एक उदाहरण कि जब आपके आसपास कहीं पर पानी पीने का जो पशुओं का हौद है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पानी पीने का हौद है, उसमें देखना आप जो आपके मच्छर होते हैं छोटे, बिल्कुल ऐसे दौड़ियाँ तैरते हैं जैसे कोई उसको नाव बना रखी है, ऐसे दौड़ते हैं जैसे नाव बना रखी है। परंतु यदि पानी शुद्ध होता है तो तैर नहीं सकते, वो तुरंत उसमें कहने का मतलब डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इतनी बिल्कुल ऐसे हवा की तरह दौड़ते हों। आप देखना कभी आपको जो पशुओं के पानी पीने वाला हौद है उसकी बात करो, वहाँ पे मच्छर ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उसके पानी के ऊपर आराम से पैर रखे, समझ बात को इसमें। तो उसका मतलब क्या है कि उस गंदे पानी का पृष्ठीय तनाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब ये प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने पे इसके पृष्ठीय तनाव में परिवर्तन हो जाता है, प्रयोग करने पे इसके पृष्ठीय तनाव में परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन यहाँ पे इस P1 के मान में परिवर्तन करता है, इस P1 के मान में परिवर्तन। देखो यहाँ पर कैसे है, इसमें P1 को कैसे लिख सकता हूँ सर, P1 को मैं लिख सकता हूँ P1 माइनस और आपका P बार, ये P बार यहाँ पे क्या है सर, पृष्ठीय तनाव, क्या है, पृष्ठीय तनाव है, जो आप इसमें जलीय तनाव, यहाँ पे क्या आएगा, जलीय तनाव आएगा। समझ रहे बात को, इसमें कैसे आएगा, ध्यान रखना। जैसे आपने को प्रयोग किया, इस प्रयोग में सर हमारे पास इसका मान कितना है, P का मान 700 कितना आ गया, 40 कितना आ गया, 740 आ गया, और तनाव कितना है 20, तो इसमें से आपको 20 कम करना पड़ेगा फिर, तो कितना आएगा मतलब इसमें, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पे कितना आएगा 720 आएगा P1 का मान वैसे। समझिए बात को इसमें। तो इस प्रकार हम देखो यहाँ पर है P1 V1 जो भी आपको मान दिख रहे हैं उसके हमने मान प्राप्त कर लिए। और अब क्या करना है सर, हमें हमारे पास वास्तविक जो फॉर्मूला क्या बना इसका उल्टा बनेगा। वापस रिपीट करूँगा अभी, ठीक है। इसको एक बार देख लो, आप देखना चाहो तो फुर्ती से। हमारे पास किसका मान आ गया, V का मान आ गया, वाष्प घनत्व, और यहाँ पे वाष्प घनत्व से क्या आएगा, इसमें निश्चित द्रव्य का यहाँ पे भार आएगा, उसके बाद में क्या आएगा NTP इंटू XML आएगा, ठीक है। और उसके बाद में किसका मान आएगा, V का मान। अब बनाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देखो इधर, अब वापस बनाते हैं इसको, ठीक है।
क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास आएगा सर पी वी और यहाँ पे आएगा टी, P1 और V1 अपॉन क्या आएगा T1। तो हम किसका मान निकालना सर, V का मान निकालना है। तो V का मान आएगा सर P1 V1 और यहाँ पे आएगा T और यहाँ पे आएगा P और आपका ये T1 आएगा। ठीक है, अब V के मान से क्या निकालेंगे, V के मान से हमारे पास आएगा वाष्प घनत्व। अरे क्या आएगा बताओ, वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा इसमें, निश्चित आयतन पर द्रव्य का भार क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द्रव्य का भार। ठीक है, उसके बाद कैसे आएगा सर आपका W2 माइनस W1 और यहाँ पे क्या आएगा इसमें NTP, क्या आएगा NTP और उसके बाद में NTP पर XML पर हाइड्रोजन का भार। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको 0.000 आपका 9 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में सर ये आ गया तो यहाँ पे आएगा फिर मोलर द्रव्यमान, क्या आएगा बताओ, मोलर द्रव्यमान 2 इंटू आपका वाष्प घनत्व। ये सर हमने आपकी सूत्र किस प्रकार बनता है वह भी आपको मैंने बता दिया दोनों तरीके से। पहले तो मैंने आपको कौन सी विधि बताई, पहले बताई मैंने आपको आगमन विधि, फिर आपको निगमन विधि से समझाया है, अच्छी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, कि सर हाँ क्वेश्चन भी करके बताओ आप कि किस प्रकार क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन शायद यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको थोड़ा बहुत मैं इससे मान लीजिए मिटा के क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये काम में भी आएगा थोड़ा बहुत, इसे मान लो। क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं, चलो जगह तो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन बना देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है विक्टर मेड नली, यहाँ पे लिख रहा हूँ विक्टर मेयर नली में कितना, लगभग 0.068 ग्राम 0.8 ग्राम द्रव्य नली में भार। इसका क्या है कि विक्टर में नली में द्रव्य का भार, यहाँ पे आएगा द्रव्य का भार। ठीक है, विक्टर में नली में एक 0.168 यहाँ पे द्रव्य का भार ये है, द्रव्य का भार ये है, सिर्फ मान लो कि ये है। थोड़ा बहुत अब लैंग्वेज जम नहीं रही। ठीक है, हम क्वेश्चन बना देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है इसमें आगे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 740 mm दाब पर गैस का आयतन या गैसीय आयतन, गैस का आयतन 49.4 ml है। कितना है, 49.4 ml है। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 mm जलीय तनाव होता है और 1 ml पर हाइड्रोजन का भार 0.0009 ग्राम है। कितना है, 0.9 ग्राम है। तो क्या करना आपको, तो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह आपका ऐसा सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बनाया। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन क्या है, विक्टर मेड नली में 0.168 ग्राम द्रव्य का भार है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास तो क्या आना चाहिए W2 W1,
इस क्वेश्चन ने डायरेक्ट क्या बोल दिया, W1 और W2 और W1 का मान कितना बता दिया, 0.1680 बता दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, तो सर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें बताऊँ ये मान तो सर किसका होगा नहीं पता हो, W2 माइनस W1 का मान होगा। ठीक है, उसके बाद में कि द्रव का भार है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 740 mm। अब सर 740 mm तो क्या होगा, इसमें 740 mm बता रहा है, जबकि सर हमारे पास वो दाब कितना था 760। तो किसका मान होगा बताओ, ये सर P1 का मान होगा। ये किसका मान होगा, P1 का मान होगा। दाब का गैस का आयतन, इसका मतलब ये हुआ इस जार के अंदर कितना 49.4 ml। ये किसका मान होगा बताओ, सर हमारे पास V1 का मान होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बोल रहा है यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 18 mm जलीय तनाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इससे हमें किसका मान प्राप्त होगा, इससे सर हमें P1 का मान प्राप्त होगा। अरे किसका हो गया, ये P1 का, तो यहाँ पर 740, हाँ P1 का तो इन दोनों से प्राप्त होगा, सॉरी इन दोनों से P1 का हमें मान प्राप्त होगा, इन दोनों से हमें P1 का मान प्राप्त होगा, वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि तनाव है और 1 ml पे यदि अगर मान लीजिए V का मान, इस वाले V का मान यदि 1 ml आता है तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा, 0.00 आपका 9 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। चलो अब आते हैं हमारे सिस्टम पे। ठीक है, तो इसी को देखो शुरुआत करें। यहाँ पे सबसे पहले V का मान निकालना, तो V का मान निकालने के लिए सर यहाँ पे लिखता हूँ, इसे मान लीजिए इस कैलकुलेशन को यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें सर V का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, P1 V1 T और यहाँ पे आएगा आपका P और आपका T1 आएगा। और कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। तो अब देखो कि सर यहाँ पे P1 तो कितना है, P1 आएगा सर हमारे पास, देखो यहाँ पे 760, सॉरी कितना आएगा 740, वहाँ पे कितना देखो 740 प्लस, उसके बाद में सर अब देखो अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि सर ये पृष्ठीय तनाव घटेगा इसमें, तो यहाँ पे आएगा -18 और कितना आएगा इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा इसमें बताओ आपके, सर आपका 2 बचेगा और यहाँ पे 2 आएगा, यानी लगभग कितना 722 mm। किसका मान आ गया, P1 का मान आ गया। उसके बाद में सर V का मान, V1 का मान दे रखा है कितना 49.7 ml, वो दे रखा वहाँ पे देखो। उसके बाद में सर यहाँ पे T, नॉर्मल T कितना होता है सर आपका, कितना होता है 273 केल्विन होता है। सर यहाँ पे P1 भी आ गया, V1 आ गया, T और नॉर्मल P कितना होता है 760 mm होता है। और सर T, अब देखो T कैसे आएगा, T1 का मान हमारे पास 273 है प्लस वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जुड़ जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा इसमें बोलो फुर्ती से, सर आपका 0.3 और यहाँ पे आएगा 0 और 9 कितना आएगा आपका 9 आएगा, और उसके बाद कितना आएगा 293, ये आपका केल्विन आ गया। सर हमारे पास सामान पूरा तैयार है, अब बनाना है तो बना लो फुर्ती से। तो यहाँ पे आएगा देखो इसमें V बराबर कितना है, P1 का मान कितना है 740 इंटू, अरे यार कितना 722 है, कितना है 722। सर यहाँ पे V1 का मान कितना है, V1 का मान 49.7 और यहाँ पे T का मान कितना है, T का मान 273। उसके बाद में सर P का मान कितना है, P का मान 760 और सर यहाँ पे देखते हैं तो कितना आता है, T1 कितना है आपका 293। अब सर हमें कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा बहुत आपको पेन तो चलाना ही पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जब आपके क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार में क्या होता है कि लगभग आंसर प्राप्त करने पड़ते हैं। यदि मान लीजिए आप अगर उस समय अगर 2 बार अगर आपने कैलकुलेशन कर ली तो ध्यान रखना कि आपका एक क्वेश्चन का समय जा चुका है। तो अब लगभग कैसे करें, देखो इसमें सर देखो इसमें यहाँ पर देखना 293 273, तो सर कुछ लगभग लग रहा है। ऐसे मान लो कि सर मैंने इसको दोनों को काट दिया, सर 722 दोनों कट रहे हैं, देखो लगभग काट रहा हूँ मैं, से मान लो लगभग काट दिया। सर कितना बचा 49 पॉइंट कितना 7 बच रहा है। अब थोड़ा बहुत अनुमान लगाओ ये 49 बढ़ेगा घटेगा। अब देखो यहाँ पर
सर यहाँ पे कितना है 273 था और यहाँ पे कितना है 93। सर ये नीचे ज़्यादा हो रहा है। जब किसी संख्या के नीचे ज़्यादा हो तो ऊपर वाली घटती है, तो सर घटने की संभावना हो रही है। यहाँ पर देखो सर 22, यहाँ पे 60, फिर घटने की संभावना हो रही है। तो लगभग हमारे पास मान आता है इसको हल करने पे, यदि इसमें कितना बढ़ रहा है, इसमें अगर आपके 22, इसमें 2, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास लगभग 42 से 43 के आसपास आएगा। ये 44 बन रहा है, तो इसे मान लो कि 43 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 43 के आसपास, 43 ml हमारे पास V का मान आ गया। ठीक है, और कोई दिक्कत यहाँ किसी को? अब सर आ गया दो V का मान के बाद में क्या करते हैं, वाष्प घनत्व निश्चित आयतन पर आपका इसका भार, तो यहाँ पे आएगा। अब देखो इसमें वाष्प घनत्व बराबर हो जाएगा, वाष्प घनत्व कितना है, निश्चित आयतन पे द्रव्य का भार कितना है, वो W दे रखा ऊपर, तो यहाँ पे कितना आएगा रे 0.16 और आपका ये 8 है, और नीचे कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे नीचे वाली बात को समझना है। यदि NTP पे x ml का मतलब यदि ये 1 ml होता तो मैं इसको कितने से गुणा करता, यहाँ पे 0.009 से कोई बात नहीं, ये तो गुणा होगा इससे। परंतु यदि यहाँ पे एक, तो यहाँ पे x ml का 1 मान लिया, परंतु सर V का मान कितना आ रहा है, V का मान आ रहा है कितना 43, तो यहाँ से किससे गुणा होगा, 43 से गुणा होगा। किससे होगा, 43 से गुणा होगा। तो अब इसको हल करो, हल करने में कितना आएगा, तो लगभग हमारे पास आएगा यहाँ पे 16, 8 और यहाँ पे रहेगा लगभग बात करते हैं तो 9 आपके 27 है, लगभग यहाँ पे मान आएगा, इससे मान लो 27 का आपका 7 और लगभग इसमें 3 के आसपास आ रहा है। इसे कितना आएगा 37, तो 27 9 36 और 36 कितने 38, कितना आ रही है 38 के आसपास आ रहा है। अब इसको हल करते हैं। देखो सर यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5, कितने लगाने भाई, ये 5 पे लगाना है। अब इसको हल करना है, तो हल करने पे कितना आना चाहिए, हल करने पे लगभग सर ये आएगा हमारे पास 43, तो लगभग सर ये 42 के आसपास, कितना आएगा 42 के आसपास आएगा इसका आंसर। आप कैलकुलेशन हल करना, ठीक है। और 42 किसका मान आ गया सर हमारे पास, वाष्प घनत्व का मान आ गया, ये रे वाष्प घनत्व, ठीक है। अब निकाल सकते हैं मोलर द्रव्यमान, तो क्या करना है, यहाँ पर आएगा मोलर द्रव्यमान और इंटू 2 इंटू आपका कितना है 42, तो कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 84, कितना आएगा 84 आएगा। बात समझिए इसमें। ये इस प्रकार हमने जो यहाँ पर अभी तक आपके सामने जो माथाफोड़ी की, उसका यहाँ पे सटीक आंसर कितना होगा 84 होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो हम टाइम भी तो लगेगा इसमें, अरे तो लल्लू टाइम तो लगेगा, बात तो सही है। इसका एक ही उपाय है, यदि आप बार बार घर पे प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपने कभी सोचा है कि सर यदि आप ये जो बातें आप बता रहे, क्योंकि हमारी तो बार बार प्रैक्टिस हो गई, इससे चीज़ें में याद रहती है। तो आप यदि मान लीजिए इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप निकाल सकते हो, तुरंत क्या करते हो आप निकाल सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ये लेवल तो था यहाँ पर कि भाई पीछे की बात थी, आगे का लेवल क्या है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे देगा, वो इस प्रकार क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये जो आपको सिंपल जानकारी है इतना नहीं पूछेगा, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो कि सर आपका क्वथनांक का बन सकता है, एक आपकी कौन सी वाष्पशील के लिए काम में लेंगे, ठीक है। दूसरी बात बोतल कौन सी आपकी हाफमान बोतल होगी। उसके बाद में एक यहाँ पर यदि विक्टर मेयर विधि से उस द्रव्य का नाम बताइए या उस अणु का नाम बताइए, कितना आ रहा है 84 आ रहा है। अब उसके बाद में आपको लिख देगा ऑप्शन में लिख देगा, जिसे मैं लिखूँ यहाँ पे 84 के अंदर कौन सा आता है बताओ। जैसे मैं लिखा आपका एक तो CaCO3 लिख दिया, क्या ये वाष्पशील है, तो फिर ये समस्या होगी। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वाष्पशील है या नहीं है। चलो सर हमारे पास हमें जानकारी नहीं है, एक तरीका होगा यहाँ पे इस 84 के द्वारा भी पहचान सकते हैं। यदि जिसका मूल्य द्रव्यमान हमारे सिंपल तरीके से 84 आ रहा है तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें 84 वाला होगा। समझे बात को। इसमें जो मुख्य बात थी आपकी कौन सी थी, विक्टर मेयर विधि। इस विक्टर मेयर विधि के आधार पर हम क्या करते हैं, आपके जो तत्व जो आपके अणु होते हैं उस अणु का मूल्य द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। आगे जो एक विधि बच रही है उस एक विधि को हम कल देखेंगे, एक विधि को हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं हम आपको, केवल मैं आपको मान देके जाऊंगा, आपको मान रख के कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जैसे आपका W2 - W1 बराबर दे दिया मैंने आपको कितना, लगभग 1 इससे मान लो कि 0.173 ग्राम दे दिया।
और उसके बाद में ये क्वेश्चन है तो, और यहाँ पे मान लो अगर मैं P का मतलब P1 का मान देता हूँ आपको, P1 का मान लो 750, कितना 750 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर V1 का मान दे दिया मैंने आपको, V1 का मान लो कितना 48.5 ml, 48.5 ml इसका मान आ गया, इसका आ गया। उसके बाद में T का मान, और यहाँ पर दे रखा हूँ तापमान की बात करते हैं, यह आएगा एक तापमान आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान है। इसके आधार पर क्या निकालना आपको, मोलर द्रव्यमान निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। देखो क्या क्या दिया रखा में, पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें आपको, इसके द्वारा सर हमारे पास जो भी सामान दे रखे हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, दो मान हमारे ऑटोमेटिक आते हैं, V का मान आएगा, और V के मान से क्या करते हैं सर, हमारे पास W का मान है, नीचे यहाँ पे V इंटू आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। जो भी मान आएगा उसके आधार पर आपको निकालना है। तो देश के नौजवानों इसका आंसर आपको देना है। और कुछ क्वेश्चन आपको और देके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो भी पहले बोला था मैंने आपको। और देखो यहाँ पर एक और देते हैं, एक और मान लो यहाँ पर आएगा Fe2, हाँ एक जैसे Fe2O3 का मूल द्रव्यमान बताना कितना होता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको O3 का बताना है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आप O3 के बाद में एक रहेगा इसमें Na2SO4 का आपको बताना है, इसका भी आपको मूल द्रव्यमान बताना है। आप जितने क्वेश्चन के आंसर देंगे उतनी ही आप में क्रियाशीलता बढ़ेगी, अन्यथा नोट्स लिखने से, क्लासेस देखने से कोई मतलब नहीं है। आराम से बैठे रहो, कोई मतलब नहीं, क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा है कि कोई अलग काम कर सकते हो आप। यदि आपको ये बात है, अगर आप आंसर नहीं देते हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी आपकी गलती है। तो देश के नौजवानों आप रेगुलर क्लास लीजिए। आगे की जो कक्षा होगी उस आगे की कक्षा में इसकी एक विधि और है, दो विधि पाई जाती हैं, एक तो विक्टर मेरी विधि और एक कौन सी होती है इसमें आपकी एक और है जो कल देखेंगे, जो तुलना विधि होती है, उसको भी हम देख लेंगे। चाहने में तो केवल सर आपकी 15-20 मिनट की है, 15-20 मिनट पूरा कर सकते हैं, परंतु नौजवान मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर हमारा टारगेट किस पे होगा, समझाने पे होगा, न कि आपको रटवाने पे होगा। चाहे तो हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देके भी करवा सकते हैं, ठीक है, परंतु समझ में आनी चाहिए, ठीक है।